Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Dr. Anafrat Mahmood, and today we are going to study our course X-ray diffraction technique CAM 5134. This course is being taught to you in MS Chemistry semester 2nd, and here we are going to discuss the course contents of X-ray diffraction techniques. These course contents जी द कोर्स कंटेंट्स हमारे जो हैं वो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक के, जिसमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है और थ्री ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शंस है। तो हमने इसमें इसके बेसिक्स से स्टार्ट करना है कि एक्सरे डायफ्रैक्शंस जो है उसकी बेसिक्स क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, उसमें ब्रैग लॉग्स क्या है और डिबाइशर रिंग्स क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे और आगे आहिस्ता आहिस्ता हम मूव करते जाएंगे। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड नंबर 4 में देखेंगे तो उसमें हमें बताया गया है कि जी ये टेक्निक जो है ज़्यादातर एक्सरे टेक्निक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है। जी अब हम अपनी स्लाइड नंबर 5 पे हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोमीट्री इज़ अ टूल दैट hinges on the quantitative analysis of molecule depending on how much light is absorbed by the colored compound। स्पेक्ट्रोमीट्री ज़्यादातर पहले कलर्ड कंपाउंड के लिए यूज़ होती थी कि उसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे मालिक्यूल्स का, जो कि डिपेंड करता था कि वो मालिक्यूल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस लाइट की इंटेंसिटी को यूज़ करते हुए, उसकी एब्जॉर्प्शन को यूज़ करते हुए हम मालिक्यूल्स के अंदर उसकी क्वांटिटी को मेजर करते थे। स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ अ मेथड टू मेजर हाउ मच ए केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट। एक ऐसा मेथड है स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें हम देखते हैं कि एक केमिकल कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज ए बीम ऑफ लाइट passes through the sample of solution। तो स्पेक्ट्रोमीट्री एक्चुअली स्टडी ही है जिसमें हम देखते हैं कि जब सैंपल में से लाइट को पास किया जाता है तो उसके पास होने के बाद वो कितनी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, कितनी इंटेंसिटी वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है, कितनी इंटेंसिटी वाली लाइट को एमिट करता है। इसी चीज़ की मेजरमेंट जब हम करते हैं तो इसी स्टडी को हम स्पेक्ट्रोमीट्री कह रहे होते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोमीट्री इज़ दैट ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट लाइट। तमाम किस्म के कंपाउंड जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं ओवर ए सर्टन रेंज ऑफ वेवलेंथ। और उस जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं या एमिट कर रहे होते हैं तो हर कंपाउंड्स के लिए उसकी वेवलेंथ जो रेंज होती है वो ख़ास होती है। दिस स्टडी कैन आल्सो बी यूज्ड to measure the amount of a known chemical substance। तो हम कोई नॉन केमिकल सब्सटेंस लेकर भी उसमें से लाइट को पास करके हम देख सकते हैं कि वो उसकी क्वांटिटी कितनी थी और उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है। नॉन केमिकल सब्सटेंसेस पे भी इस स्टडी को अप्लाई किया जाता है और उसके बाद फिर हम अननोन की तरफ मूव करते हैं। स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जितने भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं उसमें से स्पेक्ट्रोमीट्री भी एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है इन वेरियस फील्ड सच एज़ केमिस्ट्री। और ये मुख्तलिफ़ फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसा कि केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, मटेरियल एंड केमिकल इंजीनियरिंग है और क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं। उन सब के अंदर स्पेक्ट्रोमीट्री को यूज़ किया जा सकता है। स्पेक्ट्रोमीट्री यूजेस फोटोमीटर। स्पेक्ट्रोमीट्री में फोटोमीटर यूज़ होता है नोन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं। दे कैन मेजर ए लाइट बीम्स इंटेंसिटी, और ये उस लाइट बीम की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं जो कि उस कलर्ड जो है सॉल्यूशन में से या कंपाउंड में से पास होती है। एक्चुअली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उस लाइट की वेवलेंथ को मेजर कर रहा होता है कि कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली है
और कौन सी वेवलेंथ उसने ट्रांसमिट की है। तो ये चीज़ें हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं। ये हमारी स्लाइड नंबर 5 थी। अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड नंबर 6 और ऑनवर्ड दूसरी स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। जी, तो स्लाइड नंबर 6 जो है हमारी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, या मैटर का इंटरेक्शन जो होता है वो लाइट के साथ किस तरह से होता है। उसको एक पिक्टोरियल वे के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आदमी लाइट डाल रहा है किसी सैंपल पे, और उस सैंपल से फिर आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसमें किस किस्म के जो है वो स्ट्रक्चरल एटम अरेंज फॉर्म में मौजूद हैं। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोमेट्री से हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर्स चेक करते हैं, और इसी तरह इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद लाइट भी हम देख रहे होते हैं। तो जैसा कि दिखाया गया है कि इंटरेक्शन जो है वो रेडिएशंस का मैटर के साथ हम इसमें देख सकते हैं। स्लाइड नंबर 7 में हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया गया है कि यहाँ पे एन अर्ली एग्जांपल ऑफ कलोरीमेट्रिक एनालिसिस जो थी वो नेस्लर मेथड था फॉर अमोनिया which was introduced in 1856. Nessler found that adding an alkaline solution of HgI2 and potassium iodide to a dilute solution of ammonia, अगर इन दो कंपाउंड्स के अल्कलाइन सॉल्यूशंस को हम अमोनिया में ऐड करते हैं, प्रोड्यूस ए येलो टू रेडिश ब्राउन कोलाइड्स, तो उससे येलो से लेकर रेडिश ब्राउन तक कोलाइड्स पैदा होते हैं। विद कोलाइड्स कलर डिपेंडिंग ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया, और ये जो कोलाइड्स के कलर हैं जो कि येलो से रेडिश ब्राउन की तरफ मूव करते हैं, ये कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया पे डिपेंड कर रहे होते हैं। बाय विजुअलाइजिंग comparing the color of the sample to the color of the series of standards, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड्स ले लिए होते हैं जो पहले ही बनाए होते हैं कि जी अगर हम इसमें अमोनिया 0.01 मोल यूज़ करेंगे तो ये कलर आएगा, 0.05 मोल यूज़ करेंगे तो ये कलर आएगा। तो उस हिसाब से पहले स्टैंडर्ड और उनके कलर्स को सेट करके रख लिया जाता है। उसके बाद फिर हम कोई अननोन अमाउंट लेते हैं, और उसमें जब इन दो कंपाउंड्स को अमोनिया में ऐड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया किस कलर के साथ मैच कर रही है, और उससे हम उसकी कंसनट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। नेस्लर वाज एबल टू डिटरमिन द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया। इस तरह से इस मेथड के थ्रू नेस्लर जो है वो अननोन सैंपल्स की कंसनट्रेशन को उसने मेजर करना स्टार्ट किया 1856 में, जो कि कलर मैचिंग के थ्रू था, और इसी को हम कलोरीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। कलोरीमेट्रिक एनालिसिस, कलोरीमेट्री भी इसको बोला जाता है। कलोरीमेट्री इज इन विच ए सैंपल एब्जॉर्ब विजिबल लाइट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसमें से क्या होता है कि सैंपल विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करता है, और जो लाइट वो एमिट करता है वही कलर हमें नज़र आ रहा होता है। तो सर्टन वेवलेंथ एब्जॉर्व कर लेता है, और जो वेवलेंथ वो एमिट कर रहा होता है वो हमें डिफरेंट कलर्स के साथ नज़र आती हैं। हर कलर की क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होती है, तो जैसे ही सर्टन वेवलेंथ 7th उसमें से विजिबल लाइट की कुछ वेवलेंथ अगर एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो जो इमिट होंगी वही कलर हमें नज़र आ रहा होगा। तो इस मेथड को सबसे पहले जो है वो नेस्लर ने 1856 में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एट द एंड ऑफ 19th century, spectroscopy was limited to the absorption, emission and scattering of visible light, ultralight and infrared electromagnetic radiations। 19th century के एंड तक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो थी वो महदूद थी, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन, इमिशन और स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनको स्टडी कर रहे थे। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, और बाद में फिर जैसे जैसे इससे मुतारफ़ होते गए इसके अंदर एक्सपेंशन होती गई, जिसके अंदर इंक्लूड होना शुरू हो गए अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें एक्सरेज को ऐड किया गया, माइक्रोवेव्स को इसमें ऐड किया गया, और रेडियो वेव्स और
एनर्जेटिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और आयंस को भी इसी स्टडी के लिए जो है वो मज़ीद ऐड किया गया। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले हम जस्ट विजिबल लाइट यूज़ करते थे या अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते थे। फिर इसमें जैसे जैसे एक्सपेंशन होती गई, जैसे जैसे इसमें जो है वो एडवांसमेंट आती गई, तो उसमें हमने दूसरी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा कि एक्सरेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं और अदर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, उनको भी इसमें यूज़ करना शुरू कर दिया। जी, तो अब हम अपनी स्लाइड नंबर 8 पे हैं और इसमें हमें बताया गया है कि जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स जब आए हैं तो उन्होंने केमिकल मेथड्स जो यूज़ होते थे पहले आइडेंटिफाइंग ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर या दूसरी प्रैक्टिस के लिए, तो उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हमने जो पहले कोई टेस्ट हम केमिकली यूज़ करते थे, केमिकल यूज़ करते हुए लेबॉर्ट्री में यूज़ करते थे, अब उनको हम फिज़िकली मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू यूज़ करना शुरू हो गए और इस तरह से हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन फिज़िकल मेथड से आसानी से होना शुरू हो गई। जैसा कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन NMR जो है वो एक रूटीन टूल बन चुका है जो कि आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस को, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन। इसी तरह स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जैसा कि हम जानते हैं ये बुनियादी तौर पे वेस्ट करती है मालिक्यूल्स के एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पे और फिर वो जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है और उसके इफ़ेक्ट को देखा जाता है कि उससे मालिक्यूल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है एनर्जी के एब्जॉर्ब करने से। तो इसी तरह अगर हम देखते हैं तो डिफरेंट किस्म की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उनसे हमें डिफरेंट किस्म के स्पेक्ट्रास हासिल होते हैं। फिर उन्हीं डिफरेंट स्पेक्ट्रास से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं एंड यूज़ टू हेल्प टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और वो इंफॉर्मेशन जो हम डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से स्पेक्ट्रास से हासिल करते हैं तो उसी की हेल्प से हम फिर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में हमें मदद मिलती है और उससे हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं। स्लाइड नंबर 9 में हम एक दफ़ा फिर जो है वो थोड़ा सा रिमेम्बरेंस के लिए बताया गया है कि जी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, तो उसको दोबारा से हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हिस्टोरिकली देखा जाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ओरिजिनेटेड थ्रू द स्टडी ऑफ विजिबल लाइट डिस्पर्स्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वेवलेंथ बाय द प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कहाँ से हुई? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू में देखा गया कि अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं जो कि एक ग्लास का पीस होता है जिसके अंदर 3 जो हैं वो रेक्टेंगल शेप्स होती हैं और 2 ट्रायंगल शेप होती हैं, तो उसमें से जब विजिबल लाइट को पास किया जाता है तो लाइट उसमें से डिस्पर्स होके अपने 7 डिफरेंट कलर्स में विद रिस्पेक्ट टू देयर वेवलेंथ जो है वो स्प्लिट हो जाती है। इसी चीज़ को पहले स्टडी किया गया और इसको बेस बनाते हुए फिर हम आगे एडवांसमेंट करते गए और अपने डिफरेंट जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स तक पहुँचे। स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट होती है एंड अदर रेडिएशंस भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं बाय मैटर as related to the dependence of these processes on the wavelength of radiation। और ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं? ये जो रेडिएशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। मोर रिसेंटली अगर देखा जाए तो डेफिनेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड, तो इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड किया गया और उसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं वो बताया जा रहा है कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड आयंस as well as their interaction with other particles as a function of their collision energy।
तो अब डिफरेंट किस्म की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उनमें सिर्फ हम विजिबल लाइट के इंटरेक्शन को ही यूज़ नहीं करते मैटर के साथ, बल्कि हम उसमें जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स के इंटरेक्शन को भी देख रहे होते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया जाता है, प्रोटॉन और आयंस वगैरह को भी एज ए इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स यूज़ किया जाता है, और ये एज ए फंक्शन ऑफ देयर कुलियन एनर्जी के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है और उसकी कुछ डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे स्लाइड नंबर 10 के अंदर हम देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसकी complementary टेक्निक्स क्या क्या हैं। Spectroscopy is a complementary technique, means such type of spectroscopy give only bit of information. स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक से मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उनके स्पेक्ट्रा से डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, और उन तमाम इंफॉर्मेशन की हेल्प से फिर हम उनको यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इसमें डिफरेंट किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, हाइड्रोजन या प्रोटॉन NMR। ये क्या करती है, ये टाइप्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी किस्म के प्रोटॉन हैं और उनकी तादाद क्या है। इसी तरह कार्बन NMR है। कार्बन 13 NMR जो होती है वो नंबर ऑफ़ कार्बन हमें किसी भी स्ट्रक्चर में बताती है कि कोई अगर कंपाउंड है या बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो उसमें कितने कार्बन है और कितने किस्म के उसमें कार्बन मौजूद हैं। फिर इसी तरह एक टेक्निक है जिसे नोज़ी बोला जाता है, तो न्यूक्लियर ओवरहाउज़र इफ़ेक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करती है इन सॉल्वेंट, वेयर एज सिंगल क्रिस्टल XRD यूज टू आइडेंटिफाई द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सॉलिड फॉर्म। और फिर उसके बाद हम सिंगल क्रिस्टल XRD को, एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक जो होती है, उसको यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में अगर हमने देखनी है। और अगर हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करना है सॉल्वेंट में, तो उसके लिए हम नोज़ी टेक्निक यूज़ करते हैं, और अगर हमने सॉलिड स्टेट के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करनी है तो उसके लिए XRD यूज़ होती है। इसी तरह फिर एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं को रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोजी बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या है कि मेथड फॉर डिटर्मिनिंग विच सिग्नल अराइज फ्रॉम नेबरिंग प्रोटॉन्स यूजली अप टू 4 बॉन्ड्स। तो किस किस्म के सिग्नल जो होते हैं एक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट किस्म के नेबरिंग प्रोटॉन से हासिल होते हैं, और ये तकरीबन 4 बॉन्ड तक हम जो प्रोटॉन होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम इस मेथड से ले सकते हैं, जिसे को रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोला जाता है या कोजी बोला जाता है। स्लाइड नंबर 10 में हमने कुछ टेक्निक्स को देखा, और अब हम स्लाइड नंबर 11 पे हैं। स्लाइड नंबर 11 पे भी कुछ ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं जिससे हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। उसमें IR है जिसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। तो IR जो होती है वो डिफरेंट किस्म के फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह UV है जो कि कॉन्जुगेशन एंड डिफरेंट ट्रांजिशन जो होती हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। इसी तरह फिर MS है, मास ऑफ कंपाउंड जो है वो, उससे हम इस टेक्निक से यूज़ कर स्टडी करते हैं। फिर एक्सरे पाउडर डाइफ्रैक्शन जो कि XRD है, सिंगल एंड पाउडर XRD, उसको यूनिट सेल डायमेंशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। सॉलिड स्टेट में हम किसी भी अगर मॉलिक्यूल को या एटम को या उसके जो है लेटिस को स्टडी करना चाहते हैं किसी कंपाउंड के, तो उसके लिए हम एक्सरे पाउडर डाइफ्रैक्शन
यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, SEM बोला जाता है इसको, SEM भी कहते हैं, SEM भी कहते हैं। तो ये सरफेस टोपोग्राफी एंड कंपोजिशन ऑफ द सैंपल हम इससे मेजर कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजी सरफेस की स्टडी की जाती है कि उस स्ट्रक्चर के अंदर किस किस्म की सरफेसेस हैं। इसी तरह फिर ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जिसको TEM बोला जाता है। तो ये TEM इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रेस, इंटरनल फीचर्स एंड कंटेमिनेशन जो होती हैं वो इस टेक्निक के थ्रू हम स्टडी करते हैं। जी तो स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 12 पे हैं और स्लाइड नंबर 12 जो है वो हमें बताती है कि हम कैसे अपने किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए डिफरेंट किस्म के मेथड यूज़ होते हैं। इसमें कुछ केमिकल मेथड्स भी हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स भी हैं। पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल मेथड्स की। तो केमिकल मेथड्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता था स्ट्रक्चर की डिटरमिनेशन के लिए किसी हद तक पहले, जब तक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड नहीं थे। तो उसकी अब ना यूज़ करने की जो वजह है वो ये है कि उसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। और उनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए होता है, तो इस तरह से हमारा सैंपल ज़ाया हो जाता है। इसी तरह फिर जब हम उसको केमिकली यूज़ कर रहे होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें टाइम भी हमारा ज़्यादा लग रहा होता है कि जो हम केमिकल मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई द केमिकल मेथड इज़ नॉट यूज्ड सो फार फ्रीक्वेंटली। और अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो होते हैं वो मोर सुपीरियर हैं दैन केमिकल मेथड। दे आर हैविंग फ्यू और नो ड्रॉबैक्स। बहुत ही कम इनके ड्रॉबैक्स होते हैं, बहुत ही कम इनमें खामियां हैं और ये केमिकल मेथड से फार सुपीरियर हैं। और इसमें हम देखें तो हमें बहुत ही कम अमाउंट में सैंपल रिक्वायर्ड होता है और वो जो सैंपल हम यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। और ये मेथड जो होते हैं फास्ट और एक्यूरेट भी होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जिससे हमें स्पेक्ट्रास हासिल होते हैं और वो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उन स्पेक्ट्रा से हम स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन हासिल करके स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड डिटरमिन कर लेते हैं। Now we will move towards the next slide, which is slide number 13. स्लाइड नंबर 13 जो कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में है। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं उसके अंदर हम मोस्टली लाइट को यूज़ करते हैं और जो है और डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनको यूज़ किया जाता है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है कि लाइट जो है वो किस तरह से डिस्पर्स होती है जब उसको प्रिज्म में से पास किया जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ व्हेन white light pass through the prism and is separated into different colored wavelength by the refraction of the prism। तो जब लाइट को हम किसी भी प्रिज्म में से पास करेंगे तो प्रिज्म क्या है एक्चुअली? प्रिज्म इज़ अ piece of glass which has two rectangular shape and which has three rectangular shape and two triangular shapes. When white light pass through this prism, it is splitted into 7 colors, and these 7 colors are shown in the slide 13, which are red, orange, yellow, green, blue, indigo or violet. It means when white light pass through the prism, it is separated into different wavelengths, and these wavelengths are shown by different colors because each color has its own wavelength, and when this wavelength changes to another wavelength the color of the light also change. So this is all about the dispersion of light, and now we will move towards slide number 14.
जी तो स्टूडेंट, अब हम स्लाइड नंबर 14 पे हैं और स्लाइड नंबर 14 इज़ अबाउट अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Light can act as a wave as well as particle, but here we are discussing it as a wave. So refraction is the bending of light or the bending of sound waves, water waves and other waves when it passes from one medium to the other medium. There could be two different kind of mediums, a lighter medium and denser medium. So we can state that refraction of light is when it passes from lighter medium to a denser medium, it bends towards the normal of the boundary between the two mediums. जब लाइट जो होती है एक लाइटर मीडियम से दूसरे हैवियर या डेंसर मीडियम में चली जाती है, यानी कि अगर हवा से पानी में जाएगी तो पानी एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो एक क्या है, लाइटर मीडियम है. तो उसमें से लाइट क्या होगी, वो बाउंड्री जो दोनों मीडियम को चेंज कर रही होती है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही होती है, उस पर अगर हम एक नॉर्मल लगाएं, एक अमूद लगाएं, तो लाइट क्या करती है, उस अमूद की तरफ बेंड हो जाती है जब वो लाइटर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है. तो इसी चीज़ को अगली नेक्स्ट स्लाइड नंबर 14 में एक्सप्लेन किया गया है, 15 में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे आपको ग्राफिकली पिक्चर के थ्रू जो है वो दिखाया गया है कि एक इंसिडेंट रे है और वो इंसिडेंट रे जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्रॉम लाइटर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, और उसमें जो एंगल वो नॉर्मल के साथ बना रही है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो दूसरा वो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है. तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ उस लाइट का जो एंगल है वो डेंसर मीडियम में कम हो गया है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लाइटर मीडियम में है वो ज़्यादा है. तो इसका मतलब है कि एंगल में चेंज आता है और एंगल उसका कम हो जाता है जब एक सब्सटेंस जो है वो एक लाइट जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और इसी सारे के सारे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जी तो स्टूडेंट, अब हम स्लाइड नंबर 14 पे हैं और स्लाइड नंबर 14 इज़ अबाउट अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Light can act as a wave as well as particle, but here we are discussing it as a wave. So refraction is the bending of light or the bending of sound waves, water waves and other waves when it passes from one medium to the other medium. There could be two different kind of mediums, a lighter medium and denser medium. So we can state that refraction of light is when it passes from lighter medium to a denser medium, it bends towards the normal of the boundary between the two mediums. जब लाइट जो होती है एक लाइटर मीडियम से दूसरे हैवियर या डेंसर मीडियम में चली जाती है, यानी कि अगर हवा से पानी में जाएगी तो पानी एक डेंसर मीडियम है और एयर जो है वो एक क्या है, लाइटर मीडियम है. तो उसमें से लाइट क्या होगी, वो बाउंड्री जो दोनों मीडियम को चेंज कर रही होती है, दो मीडियम को सेपरेट कर रही होती है, उस पर अगर हम एक नॉर्मल लगाएं, एक अमूद लगाएं, तो लाइट क्या करती है, उस अमूद की तरफ बेंड हो जाती है जब वो लाइटर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाती है. तो इसी चीज़ को अगली नेक्स्ट स्लाइड नंबर 14 में एक्सप्लेन किया गया है, 15 में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे आपको ग्राफिकली पिक्चर के थ्रू जो है वो दिखाया गया है कि एक इंसिडेंट रे है और वो इंसिडेंट रे जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्रॉम लाइटर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, और उसमें जो एंगल वो नॉर्मल के साथ बना रही है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो दूसरा वो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है. तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल की तरफ उस लाइट का जो एंगल है वो डेंसर मीडियम में कम हो गया है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लाइटर मीडियम में है वो ज़्यादा है. तो इसका मतलब है कि एंगल में चेंज आता है और एंगल उसका कम हो जाता है जब एक सब्सटेंस जो है वो एक लाइट जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, और इसी सारे के सारे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Dear student, we are on slide number 16 now, which explain the absorption and emission of light.
where light can behave as a wave as well as particle, but in this slide we are going to study the behavior of light as a particle. We can see that the smallest particle of light is known as photon, and the energy of this photon depends on the wavelength it carries. So in absorption spectroscopy, when a photon is absorbed by an atom or molecule, it undergoes, these atoms or molecules undergoes a transition from lower energy state to a higher energy state or excited state. यानी कि लाइट के जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि जो फोटॉन है। जैसे हम कहते हैं कि एटम जो है वो बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल्स पे बेस करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह जो लाइट होती है वो लाइट के स्मॉलेस्ट वेव पैकेट्स होते हैं, उन वेव पैकेट्स को हम फोटॉन बोल रहे होते हैं। उन फोटॉन्स की एक ख़ास एनर्जी होती है जो कि एनर्जी उनकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। और जब ये फोटॉन्स किसी एटम या मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं, यानी कि लाइट अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो ऑब्वियसली उस लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो फोटॉन्स के तौर पे होंगे, और वो फोटॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसमिट कर देंगे उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को, और वो ही एटम या मॉलिक्यूल उसी एनर्जी को लेते हुए फिर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होती है ये डिपेंड कर रही होती है कि फ़ोटॉन्स की एनर्जी कितनी है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल शो एब्जॉर्बिंग अ फोटॉन, absorption of photon of visible light, promote one atom or molecule valence electrons to higher energy level। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जो कि फ़ोटॉन की फॉर्म में होती हैं उनको एब्ज़ॉर्ब करते हुए जो विजिबल लाइट के फ़ोटॉन्स हैं, अगर वो किसी एटम या मॉलिक्यूल्स पे पड़ते हैं तो वहाँ से उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, रिगार्डिंग इंफ्रारेड रेडिएशन, one of its chemical bond can experience a change in vibrational energy। तो अगर फोटॉन्स इंफ्रारेड रेडिएशन से रिलेटेड होंगे, यानी कि उनकी एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन वाले फोटॉन्स की एनर्जी के बराबर होगी, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उन मॉलिक्यूल में मौजूद केमिकल बॉन्ड्स की वाइब्रेशनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, जो कि हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यही फोटॉन्स जब किसी मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं तो उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसके अंदर चेंज आ रहा होता है, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर चेंज आ रहा होता है, उसी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। तो विजिबल लाइट से क्या हो सकता है, कुछ एटम होंगे ऐसे जो विजिबल लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके अपने मॉलिक्यूल्स या एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, और अगर हम वही फोटॉन्स किसी इंफ्रारेड रेडिएशन के किसी मॉलिक्यूल पर डालेंगे तो वो फिर मॉलिक्यूल में मौजूद जो डिफरेंट एटम के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी के अंदर चेंज का सबब बनते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्लाइड नंबर 16 एंड नाउ वी विल मूव टू द स्लाइड 17। In slide number 17, there is a diagram which is showing that when the photon of energy h nu strikes an atom present in the ground state, it can move from ground state to the excited state. So there are two different kind of display you can see here. One is for absorption of radiation and other for emission of the radiation. It shows that when that atom or electron comes from excited state to the ground state, same amount of energy is released as it was absorbed by the photons. So here we can see that h nu is the energy of the photon, which is in left side picture. It is being absorbed by the atom, and when this atom comes to the ground state,
on the right side, the same amount of energy h nu is being released. So this is the simplified energy diagram showing the absorption and emission of photon by an atom or a molecule. In slide number 18, here is introduction of X-rays. X-rays were discovered in 1895 by German physicist Röntgen and were so named because their nature was unknown at that time. 1985 में रॉन्जन ने इनको डिस्कवर किया और उसी के नाम पे इनका नाम रख दिया गया क्योंकि उस वक्त इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. Unlike ordinary light, these rays were invisible, but they travel in straight line and affect photographic film in the same way as light. तो आम लाइट की तरह ये जो थी इनविजिबल थी. कुछ लाइट इनविजिबल होती हैं, कुछ लाइट जो होती हैं वो विजिबल होती हैं. तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो विजिबल होती है, जब लाइट पड़ती है तो हमें नज़र आती है, लेकिन एक्सरेज जो होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती. अनलाइक ऑर्डिनरी लाइट, तो ये क्या थी, इनविजिबल थी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म को अफेक्ट करती हैं एज द सेम वे एज लाइट, जैसे कि लाइट अफेक्ट करती है फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म को. ऑन अदर हैंड दे वर मच मोर पेनिट्रेटिंग देन लाइट. आम लाइट से ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग थी एंड कुड ईजीली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, वुड, क्वाइट थिक पीस ऑफ मेटल एंड अदर ओपैक ऑब्जेक्ट. जबकि ये पेनिट्रेटिंग पावर इसकी बहुत ज़्यादा थी और ये इजीली पास हो जाती थी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर से, इवन लकड़ी में से, इवन थिक पीस ऑफ मेटल से भी ये पास हो जाती हैं और कोई भी चीज़ जो जिसमें से आगे दिखाई नहीं देता उसमें से ये पास हो जाती हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ थिंग इन ऑर्डर टू यूज़ इट. तो शुरू में ये था कि हमने इसका यूज़ शुरू कर दिया था, चाहे हमें इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं भी पता था. तो यही कहा गया है कि कोई ज़रूरी नहीं भी होता कि हम एक चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते तो हम उसको यूज़ ना करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन हमें उसका यूज़ जो है वो पता चल जाता है. एंड एक्स-रेज वर ऑलमोस्ट इमीडिएटली पुट टू यूज़ बाय द फिजिशियंस. और जैसे ही एक्स-रेज डिस्कवर हुई तो जैसे हमें उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी का पता चला कि इट कैन पास थ्रू द बॉडी, तो इसको फिजिशियन ने भी यूज़ करना शुरू कर दिया और बाद में जो है कुछ इंजीनियर्स ने भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो जानने के लिए किसी भी मेटल के या किसी भी चीज़ के ओपेक ऑब्जेक्ट्स के, तो एक्स-रेज को यूज़ करना शुरू कर दिया. बाय प्लेसिंग ए सोर्स ऑफ एक्स-रेज ऑन वन साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोटोग्राफिक फिल्म ऑन द अदर. तो अगर हमारे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, उसकी एक साइड पे हम वो एक्स-रे सोर्स रख देते हैं जिसमें से एक्स-रेज निकल रही होती हैं और उस बॉडी के दूसरी साइड पे हम फोटोग्राफिक फिल्म रख देते हैं. ए शैडो पिक्चर ऑफ रेडिएशन इज़ ऑब्टेन्ड. तो उसमें से फिर जब वो एक्स-रेज बॉडी में से पास होती हैं तो उसकी एक शैडो पिक्चर जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे आ जाती है. अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेस डेंस होता है तो वो ऑब्जेक्ट अलाउ करता है ग्रेटर पोर्शन ऑफ एक्स-रेज टू पास थ्रू. उसमें से ज़्यादा एक्स-रेज की अमाउंट जो होती है वो पास हो जाती है. और अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डेंस होगा, वो ज़्यादा मोटा होगा, तो उसमें से फिर एक्स-रेज की अमाउंट जो होती है वो कम पास हो रही होती है. तो ये स्लाइड नंबर 18 के बारे में था. अब हम अपनी स्लाइड नंबर 19 की तरफ जाएंगे. स्लाइड नंबर 19 में हम देख रहे हैं कि हमें एक एक्सरे दिखाया गया है जिसमें एक हाथ है और जहाँ से उसका एक्सरेज लिया गया है उसमें से हम देख रहे हैं कि
वो उंगली जहाँ से एक्सरेज पास हुई हैं सिर्फ हमें उसमें से उसकी जो बोन है वही नज़र आ रही है, जबकि बाकी जो उसका फ्लैश है या गोश्त है या उसके साथ मांस है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यही वजह है कि जब एक्सरेज़ को बॉडी में से पास किया जाता है तो जहाँ से वो नहीं गुज़र सकती उनका जो है वो फ़ोटोग्राफ उस फोटोग्राफिक फ़िल्म पे आ जाता है। जहाँ से वो पास हो जाती हैं वो चीज़ हमें फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म पे दिखाई नहीं देती। अब अगर इस हड्डी में कहीं पे भी फ्रैक्चर होगा, कहीं से ये ब्रेक डाउन होगी तो वो हमें एक बारीक सी लाइन नज़र आ जाएगी, या कोई भी डिफ़ेक्ट इसमें होगा जो नॉर्मल हड्डी से अगर चेंज होगा तो वो हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सरेज़ की जो वेव लेंथ होती है उसकी रेंज तकरीबन 0.1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक होती है, और इस वेव लेंथ का ताल्लुक़ जैसा कि आपको पता है एनर्जी के साथ इन्वर्स होता है। अगर वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो उन एक्सरेज़ की एनर्जी कम होगी, और अगर वेव लेंथ कम होगी तो उन एक्सरेज़ की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी। Slide number 20 is about the features of the X-rays. In this way, the point of fracture is in a broken bone or position of the crack in a metal casting could be located. एक्सरेज़ का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी हड्डी के अंदर मौजूद जो फ्रैक्चर होता है उसको देख सकते हैं, या कोई क्रैक्स अगर किसी मेटल के अंदर मौजूद होते हैं तो उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। रेडियोग्राफी वाज दस इनिशिएटेड विदाउट एनी प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेडिएशन यूज्ड। ये जो रेडियोग्राफी थी, एक्सरे लेने थे, एक्सरेज लेने का जो प्रोसेस था जिसमें हम उनकी आगे रेडियोग्राफ बना लेते थे, उनकी पिक्चर ले लेते थे, तो ये जब शुरू किया गया उस वक्त इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं थी एक्सरेज़ के बारे में, बिकॉज इट वाज नॉट अनटिल 1912 द एग्जैक्ट नेचर ऑफ एक्सरेज वाज एस्टेब्लिश्ड। तो एग्जैक्ट नेचर एक्सरेज की 1912 तक हमें इतना पता नहीं चला था। इन दैट ईयर द फिनोमिना ऑफ एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल वाज डिस्कवर्ड। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन का फिनोमिना 1912 में जो है वो डिस्कवर हुआ, एंड दिस डिस्कवरी साइमल्टेनियसली प्रूव द वेव नेचर ऑफ एक्सरेज एंड प्रोवाइडेड अ न्यू मेथड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो इस फिनोमिना से हमें एक्सरेज की वेव नेचर का भी पता चला जो कि डिस्कवर हुआ था, एक्सरे डाइफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, और साथ साथ हमें इसने नए मेथड जो है वो प्रोवाइड किए कि हम जो है वो फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर्स को इससे स्टडी कर सकें। Although radiography is a very important tool in itself and has a wide field of applicability, रेडियोग्राफी एक बहुत ही अहम टूल है, अहम ज़रिया है जिसके थ्रू हम जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ ऑर्डिनरी लिमिटेड इन द इंटरनल डिटेल। बुनियादी तौर पर बेसिकली हम इससे इंटरनल डिटेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं। इट कैन रिजॉल्व और डिस्क्लोज टू साइज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो हम इससे बहुत ही छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं जो कि 10⁻⁻1 सेंटीमीटर तक होते हैं, और इससे भी कम जो है वो उनको भी स्टडी किया जा सकता है। डाइफ्रैक्शन ऑन अदर हैंड जो होती है, रेडियोग्राफी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको स्टडी कर रहे होते हैं, जबकि डाइफ्रैक्शन में हम इनडायरेक्टली
reveal detail of the internal structure of order of 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर इन साइज। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं जिसका साइज 10 रेज़ पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है। एंड इट इज़ विद दिस फिनोमिना एंड इट्स एप्लीकेशन टू मेटलर्जिकल प्रॉब्लम। और इस फिनोमिने से हम क्या कर सकते हैं कि मेटलर्जी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं डाइफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए, और इस मेथड्स की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए मेटलर्जिकल प्रॉब्लम्स जो मेटल्स के स्ट्रक्चर्स में होती हैं, उनके अंदर कोई क्रैक्स होते हैं, कोई मेटल्स के अंदर कोई होल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको हम डाइफ्रैक्शन मेथड से स्टडी कर सकते हैं। Properties of X-rays and the internal structure of crystal are discussed in this course। तो इस कोर्स में हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, हम एक्स रेज़ की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और क्रिस्टल्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है उनको भी स्टडी करेंगे, किस तरह से हम किसी क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट, स्लाइड नंबर 21 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर उसमें हम ये भी देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर में क्या चेंज होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इनको हम किस यूनिट के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं वो बहुत सारी हैं, और आप जानते भी हैं उनमें से बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं उनको। और हमें पता है कि विजिबल लाइट जो होती है वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम दैट यू आर मोस्ट फेमिलियर विद इट, जो छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जिससे आप वाकिफ़ हैं, वो विजिबल लाइट है। बट दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल टाइप्स। तो जितनी भी पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की टाइप हैं, विजिबल लाइट उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके बिहेवियर को हम डिस्क्राइब करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे। और वो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो हम देखते हैं कि जो लाइट है कब वेव के तौर पे बिहेव कर रही है और कब पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रही है। तो जब ये वेव के तौर पे बिहेव करती है उस वक्त इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है उस वक्त इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। और अगर हम बात करते हैं एक्स रेज़ की, वी नो टुडे दैट एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एग्जैक्टली द सेम नेचर। तो ये एक्स रेज़ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं और इनकी नेचर भी तकरीबन लाइट से मिलती जुलती है। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो लाइट होती है या विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ बहुत लार्ज होती है, और जो एक्स रेज़ हैं उनकी वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होती है, बहुत स्मॉल वेवलेंथ होती है। इसी तरह अगर हम यूनिट्स पे आते हैं तो यूनिट्स जो मेजरमेंट ऑफ एक्स रे रीजन के लिए यूज़ होते हैं, एक्स रे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं या उनकी वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं उनको हम एंगस्ट्रम बोलते हैं, कैपिटल ए नॉट ऊपर। और ये इक्वल होते हैं 10⁻⁻10 मीटर के, या इसको हम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। एंड एक्स-रे यूज्ड in diffraction have wavelength lying approximately in range of 0.5 to 2.5 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम देखें तो जो डाइफ्रैक्शन में यूज़ होने वाली एक्स रेज़ हैं उनकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 0.5 से लेके 2.5 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होती है। whereas the wavelength of visible light is order of 6000 एंगस्ट्रॉम। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, लार्ज होगी,
और यहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन 6000 एंगस्ट्रम के करीब होती है, जो कि एक्स रेज़ की निस्बत कई हज़ार गुना ज़्यादा है। स्लाइड नंबर 22 में हम देख रहे हैं कि हमें एक फ़िगर दी गई है और उस फिगर के अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं या वेव्स हैं उनको दिखाया गया है। और उसमें हम देख रहे हैं कि एक्स रेज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनका जो रीजन है वो गैमा रेज़ और अल्ट्रावायलेट रेज़ के दरमियान है। और यहाँ पे साथ साथ हमें उनकी वेवलेंथ जो है वो भी एक्सप्लेन की गई है राइट साइड पे। और इसी फिगर में अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी को भी लेफ़्ट साइड पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो फिगर है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द बाउंड्री बिटवीन द रीजन्स आर आर्बिट्रेरी सिंस नो शार्प अपर और लोअर लिमिट्स कैन बी असाइन। तो बाउंड्री जो होती हैं वो आर्बिट्रेरी हैं, थोड़ा बहुत चेंज होती रहती हैं, इसीलिए कोई शार्प जो है उसके अंदर हमने रीजन जो है वो उसको डिफ़ाइन नहीं किया, शार्प बाउंड्री जो है वो नहीं लगाई। तो ये जो एक रेंज है जो हमने देखी है कि एक्स रेज़ की वेवलेंथ की रेंज जो होती है वो यहाँ पे दिखाई गई है, और एक्स रे रीजन जो होता है वो गैमा रेज़ और अल्ट्रावायलेट रेज़ के दरमियान है। जी तो स्टूडेंट, स्लाइड नंबर 23 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज ए बीम ऑफ एक्स रेज carries energy, and the rate of flow of this energy through unit area perpendicular to the direction of motion of the wave is called intensity। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम देखें, जैसे कि एक्स रेज बीम है, तो इनकी कुछ एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को अगर हम देखें तो हम इसको इंटेंसिटी के तौर पे ले सकते हैं जब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से इस एनर्जी का जो फ्लो होता है अगर वो परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव, तो उसको उसकी इंटेंसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ख़ास किस्म की एनर्जी है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं ये भी एनर्जी की एक फॉर्म होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, आर बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग थ्रू द वैक्यूम और मैटर में से या वैक्यूम में से अगर वो मूव करेंगे, जैसे कोई आयन है या कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब वो मूव करेंगे तो उनसे जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कम एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये जो इन रेडिएशंस के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, एंड कंबाइंड वेव मूव्स परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग फील्ड्स। तो ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ऑसिलेटिंग फील्ड्स होते हैं उनके परपेंडिकुलर ये जो कंबाइन वेव होती है ये मूव कर रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशंस आर रिलीज्ड बाय फोटॉन्स एज फोटॉन्स। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो वो रेडिएशन एमिट करता है, और उन रेडिएशंस को हम फोटॉन्स बोल रहे होते हैं, जो कि विच आर बंडल्स ऑफ लाइट एनर्जी के बंडल होते हैं या वेव पैकेट्स होते हैं। दे ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ लाइट एज क्वांटाइज्ड हार्मोनिक वेव। तो ये ख़ास जो है वो इनकी एनर्जी होती है और ये स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। दिस एनर्जी इज़ दैन ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज। तो ये जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि बेस करता है उनकी वेव लेंथ पे, इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो
तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम आगे देखेंगे और उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, फिर इन फोटॉन्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हैं एंड हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, और ख़ास किस्म की इनकी खसूसियात होती हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गई। स्लाइड नंबर 24 में आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से डिफरेंट रीजन जो हैं वो बनाए गए हैं। उसमें आप देखें तो एनर्जी का एक लेफ़्ट साइड पे रीजन है और राइट साइड पे भी एक एनर्जी रीजन है। तो जब हम लेफ़्ट साइड से यानी कि गैमा रेज से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, एक्स रेज से होते हुए अल्ट्रावायलेट रीजन से विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। 10⁻⁻² तक गैमा रेज रीजन है, फिर 10⁻² से लेकर 10 तक वहाँ पे हमारे पास जो है वो एक्स रेज रीजन आ जाता है। फिर इसी तरह अगर हम आगे मूव करते हैं तो ये रीजन हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज़ होती जाती है और उसी हिसाब से उनकी एनर्जी जो है वो शॉर्ट या लो होती जाती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हम देख रहे हैं गैमा रेज़ की है, और अगर हम देखें तो रेडियो रेज जो वेव्स हैं उनकी एनर्जी कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, इसी तरह से एनर्जी भी हमारे पास कम हो जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। और फ्रीक्वेंसी को अगर हम वेवलेंथ के साथ देखें तो एक इन्वर्स रिलेशन है, इसी तरह वेवलेंथ का एनर्जी के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ पे नीचे आपको एक और डायग्राम दिखाई गई है जो कि विजिबल रीजन की है, जो कि होती है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के दरमियान। तो जो लाइट 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली होती है वो हमें इस विजिबल रीजन के अंदर नज़र आती है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कलर के अंदर चेंज आता जाता है। इसका मतलब है कि कलर जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट वेवलेंथ हैं। हम देख रहे हैं कि 400 पे जो है वो हमारे पास इंडिगो है, वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये सारे के सारे विजिबल रीजन की वेवलेंथ हैं जो कि 400 से लेके 750 नैनोमीटर के दरमियान होती हैं, और इसी चीज़ को इस स्लाइड नंबर 24 में एक्सप्लेन किया गया है। स्लाइड नंबर 25 में वेव के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हम कैसे बता सकते हैं कि वेव्स की जो एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो जो हाइट होती है किसी भी वेव की उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बता रहे होते हैं। इसी तरह से वेवलेंथ क्या होती है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ का अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं तो वो उसकी वेवलेंथ होगी, या दो कंजेक्टिव क्रस्ट और दो कंजेक्टिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है आपस में उसको हम उसकी वेवलेंथ कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो वेव होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका इलेक्ट्रिक पार्ट होता है और एक उसका मैग्नेटिक पार्ट होता है। एक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप देखें तो जो हमारे पास ऊपर वाली वेव है उसमें दो पार्ट आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एक उसका जो ब्लू पार्ट है जिसको हम मैग्नेटिक पार्ट कह सकते हैं, और दूसरा उसका रेड पार्ट है जिसको हम उसका इलेक्ट्रिक पार्ट कह सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे वेवलेंथ को भी डिस्क्राइब किया गया है कि दो कंजेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो नीचे एक फिगर दी गई है, उसमें लाइट वेव है, उस लाइट वेव को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें भी मैग्नेटिक पार्ट और उसका इलेक्ट्रिक पार्ट और उनके एम्पलीट्यूड्स को दिखाया गया है।
ई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि एम जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दोनों पार्ट किसी भी वेव के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जी तो स्टूडेंट स्लाइड नंबर 27 में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू एनर्जी। द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन vary over many orders of magnitude. For convenience, we divided electromagnetic radiation into different regions. The electromagnetic spectrum, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है, डिफरेंट रीजन्स में जब हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ डिवाइड कर देते हैं, तो उसी रीजन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल रहे होते हैं। और ये किस चीज़ पे बेस कर रहा है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन दैट गिव्स राइज टू द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ द फोटोन। तो यहाँ पे डिफरेंट रीजन जो होती हैं उनके रेडिएशंस की वजह से एटम या मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांजिशन हो सकती है, जिसकी वजह बिना पे हम उनको उनके एब्जॉर्प्शन रीजन या इमिशन रीजन या फोटोन भी कह सकते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर नॉट रिजिड। तो कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन के दरमियान में, एंड ओवरलैप बिटवीन स्पेक्ट्रल रीजन इज़ पॉसिबल। तो आगे अगर हम स्लाइड नंबर 28 पे मूव करेंगे तो उसमें आपको स्पेक्ट्रम दिखाया जाएगा और उनकी जो है वो वेवलेंथ और उनकी एनर्जी के हवाले से जो है वो एक पिक्चर्स है वो दिखाई जाएगी, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो स्लाइड नंबर 29 है उसमें भी अगर आप देखते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के रीजन हैं, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरेज और गैमा रेज हैं। फिर उनकी साथ उनकी वेवलेंथ की रेंज बताई गई है एंगस्ट्रम के अंदर, और वेवलेंथ की रेंज सेंटीमीटर में, फ्रीक्वेंसी उनकी बताई गई है और साथ में उनकी एनर्जी को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये स्लाइड नंबर 27, 28 और 29 को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मज़ीद अगर आप इस रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं तो आप दूसरी स्लाइड्स को खोल के इनको वहाँ पे रिकॉर्डिंग को इंसर्ट करके वहाँ पे भी सुन सकते हैं। जी तो स्टूडेंट स्लाइड नंबर 30 और स्लाइड नंबर 31 जो है वो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में है, और जो है वो आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और साथ में उनके आंसर को भी डिस्क्राइब किया गया है। और उसके अंदर अगर आप स्लाइड नंबर 31 पे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको बताया गया है कि एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, उनकी फिर डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी बेस पे हम किस किस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 32 जो है वो सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में है कि जो ऑपरेटर एक्सरे ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, एक्सरे ऑपरेटर्स से जिससे एक्सरेज लिए जाते हैं, उसमें उनको किस किस्म के डेंजर्स हो सकते हैं, किस तरह से वो उन डेंजर्स को अवॉइड कर सकते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस पे जो है वो अमल करते हुए। तो ये जो डिफरेंट किस्म के इसमें डेंजर्स हैं, उनकी सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस हैं, वो यहाँ पे दी गई हैं। आप इनको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। जी तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड्स हैं, स्लाइड नंबर 33, 34 एंड 35, ये पिछली जो स्लाइड 32 थी उसी की कंटिन्यूएशन में है।
और इसमें उसी से रिलेटेड जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं एंड प्रिकॉशंस हैं उनको डिस्कस किया गया है। जो भी यूज़र अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है एक्सरे मशीन को, तो उसके लिए क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होनी चाहिए उसको, और मशीन को किस किस्म का होना चाहिए ताकि वो सेफ़ हो। तो उसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया है आगे स्लाइड नंबर 33, 34 एंड 35 में। स्लाइड नंबर 36 में यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनको अगर आप स्टडी करना चाहें मज़ीद इन टॉपिक्स के हवाले से, तो इन बुक्स में से ये सारा मटेरियल लिया गया है। मज़ीद आप डिटेल से इन बुक्स को डाउनलोड करके इनसे स्टडी कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ये हमारा पहला लेक्चर था जो एक्सरे डायफ्रैक्शन के बारे में था, ये कंप्लीट हो गया है। अब फिर हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ आएंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।